हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट करा था, जहां हमने ओवरऑल देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री को डिफरेंट एरियाज़ के अंदर एक्सप्लॉइट करा। और उसमें से हम इंडिविजुअल बेसिस पर आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग कि जब इंडिपेंडेंस की बात होती है, मतलब जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या कंडीशन थी, ओके। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें किस तरीके से चीज़ें थी, एग्जिस्ट कर रही थी, कितना बैडली इफेक्ट हो रखा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ओके। सो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें स्टूडेंट, सो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था, या एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या क्या चीज़ें ऐसी थी, क्या क्या सिस्टम ऐसे थे या क्या क्या फैक्टर्स थे जो हमें देखने के लिए मिले। सो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम की, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की, ओके। लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि खेती बाड़ी ऑब्वियसली लैंड पर होती है, तो उसके रिगार्डिंग एक सिस्टम बना रखा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस करा था। तो वो सिस्टम के वी कैन से एग्जिस्टेंस के चलते हुए जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर काफ़ी एक बैड इम्पैक्ट पड़ा। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में अगर हम बात करें स्टूडेंट तो आ जाता है हमारा ज़मींदारी सिस्टम, ओके। ज़मींदारी सिस्टम, अब देखिएगा ज़मींदारी सिस्टम में जहाँ पर जो भी ज़मींदार थे, मतलब जो ओनर्स ऑफ लैंड थे, उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी ज़मीन टेलर्स को दे रखी थी। मतलब दूसरे पर्सन जो ज़मीन का इस्तेमाल करते थे उन्हें टेलर्स बोला जाता था, ओके। जो क्या करते थे, दूसरों की ज़मीन पर खेती बाड़ी कर अपनी और अपने फैमिली की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करते थे, और उसके लिए उन्हें एक वी कैन से अमाउंट देना पड़ता था, और वो अमाउंट कोई फिक्स नहीं था, ओके। कोई भी अपने बेसिस पर अपने मर्जी से जो ज़मींदार थे वो एक टाइप से रेंट कह लो या एक टाइप से जनरली चार्जेस कह लो या एक टाइप से जिसको नाम देंगे लगान वसूल करते थे, जो अपने एक्चुअल में क्या है टीनेंट थे, मतलब जो टेलर्स थे सॉइल के, जो उनकी ज़मीन पर काम करते थे, उनसे एक रेंट चार्ज करते थे जो फिक्स नहीं होती थी। एक्चुअल में ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों था, क्योंकि ज़मींदार चाहते थे कि ज़मीन हमारी है तो हमें फ़ायदा होना चाहिए, और फ्लक्चुएटिंग इससे था, फिक्स नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज़मींदार से तो फिक्स रेंट ले रही थी, लेकिन फिर ज़मींदार पे छोड़ा गया कि हमें तो तुमसे क्या चाहिए, इतना पैसा चाहिए ही चाहिए एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर। अब तुम अपने जो वीकेंड से टेलर्स हैं उनसे कितना भी चार्ज कर सकते हो। तो ज़मींदार एक्चुअल में क्या थे, वो फिक्स के हिसाब से ज़्यादा चार्ज करते थे, बहुत ज़्यादा टेलर से, क्योंकि वो सोचते थे कि हमारी ज़मीन है, हम ओनर हैं उस लैंड के, तो एक्चुअल में क्या हमारा कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो एक सिस्टम था जिससे जो वीकेंड से टेलर्स थे, जो थोड़ा मतलब बहुत उनके अंदर स्किल थी और बहुत मेहनत करके काम करते थे उनकी लैंड पर, तो बेचारे इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते थे कि वो बहुत एक्सेसिव जो रेंट उनके ऊपर लेविट कर रखी थी ज़मींदार ने उसको पे कर सकें। इसीलिए वो टेलर्स भी बहुत जल्दी लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट हो गए, और एक टाइप से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जिसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं, जिसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, ये एक प्रॉब्लम मतलब स्टार्ट होना हमें फेस करनी पड़ी। एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी इकोनॉमी के अंदर इस वजह से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस के टाइम पर लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जिसमें एक मेन इसका जो एक पार्ट है दैट इज ज़मींदारी सिस्टम। वो इंडिपेंडेंस से पहले ही मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पीरियड से सिस्टम को यूज़ करा जा रहा था हमारी इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ज़मींदारी सिस्टम में जनरली क्या था, इसमें जो ज़मींदार थे, ओके, ज़मींदार्स। अब इसमें हम एक थोड़ा चेन से समझ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी फिक्स रेंट, ओके। इसको बोल सकते हैं कि एक टाइप से टैक्स चार्ज कर रही थी, किससे, ज़मींदार से, ओके, जो ओनर्स ऑफ लैंड थे। और ये जो ज़मींदार थे इन्होंने अपनी ज़मीन किसको दे रखी थी, जो टेलर्स, मतलब जो इनकी ज़मीन को किराए पर लेकर एक टाइप से खेती बाड़ी कर रहे थे। तो ज़मींदार से जो गवर्नमेंट है वो फिक्स रेंट चार्ज कर रही थी। अब इनका मानना था कि भाई ज़मीन के मालिक हम हैं, तो ऐसा तो नहीं कि फिक्स जितना हमसे गवर्नमेंट ले रही उतना ही टेलर से चार्ज नहीं, उससे ज़्यादा करेंगे ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो। और ये ज़मींदार क्या कर रहे थे, ये ज़मींदार टेलर्स से वी कैन से अपनी मर्जी के मुताबिक काफ़ी एक्सेसिव चार्जेस लेविट कर रखे थे। इस वजह से
क्या हुआ, जो टेलर्स ऑफ सॉइल थे वो क्या बन गए, ये लैंडलेस लेबर बन गए, लैंडलेस लेबर्स में तब्दील हो गए, और इसकी वजह से ये लैंडलेस लेबरर्स में कन्वर्ट हो गए। इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम अराइज हो गई, एक नई टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिला, विच इज़ नोन एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर है, मतलब रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूँ CBSE बोर्ड की, तो यहाँ आपके यहाँ 20 नंबर के MCQ भी पूछे जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सॉरी 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सीन इन विच सेक्टर, ओके। तो आंसर विल बी प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है एग्रीकल्चर, या प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे पहला एक फैक्टर हो गया कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम हमारी इकोनॉमी के अंदर था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लेबर थे, बहुत ज़्यादा जो हमारी लेबर थी वो लैंडलेस हो चुकी थी ड्यू टू दिस सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अलावा और क्या फैक्टर्स है जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था, काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में चला गया था। तो उसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, इट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट, कमर्शलाइजेशन, अगर कमर्शलाइजेशन का मतलब वो एक्टिविटी, एक प्रोसेस जहाँ पर कोई भी काम हम कर रहे हैं पैसे कमाने की इंटेंशन से, तो जो एग्रीकल्चर था उसको कमर्शलाइज कर दिया गया। कमर्शलाइज कर दिया गया मतलब कि पहले फ्री में जो किसान थे वो लोगों को सप्लाई प्रोवाइड करते थे कमोडिटीज, नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन एक्चुअली में क्या कमर्शलाइजेशन से मतलब क्या है। पहले देखिए जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो हुई थी वो वी कैन से सबसिस्टेंस के बेसिस पर हुई थी, मतलब जो पहली फार्मिंग होती थी वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, जहाँ पर इसकी शुरुआत ही इस वजह से हुई कि लोग अपनी जो भूख प्यास है, मतलब अपने फूड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए खेती बाड़ी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर लोगों का इंटेंशन यही था कि हम खेती बाड़ी करें, अपने फैमिली को फीड करें, और थोड़ा बहुत जनरली, क्योंकि बार्टर सिस्टम था, मनी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस मतलब बहुत पैसे कमाना या प्रॉफिट मोटिव नहीं था। बट एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, उन्होंने फार्मर्स को फोर्स करा, ठीक है, कि आप सबसिस्टेंस फार्मिंग मत करो, सबसिस्टेंस फार्मिंग के बजाय क्या करो, कमर्शलाइज फार्मिंग होनी चाहिए, जहाँ पर आप जो भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं मेक श्योर कि वो क्रॉप्स के कल्टीवेशन से आपको ज़्यादा फायदा हो, उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना चाहिए जिसको आप सेल करके, जिसको आप एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो एक्चुअल में क्या है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन भी करा गया जो हमारे फार्मर्स थे, कि आप क्या करो, सबसिस्टेंस फार्मिंग को सेक्रीफाइस करो, उसको यूज़ ना करो, कमर्शलाइज एग्रीकल्चर, कमर्शलाइज फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें। और कुछ को तो एक्चुअल में ब्रेन वॉश करा गया और कुछ को फोर्स करा गया, मेजॉरिटी फॉर्म में फोर्स ही करा गया, प्रेशराइज करा गया कि वो सबसिस्टेंस फार्मिंग ना करें, कमर्शलाइज फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस है। अब इससे क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात क्या है कि फोर्स करा गया कैश क्रॉप्स के रिगार्डिंग, ओके। यहाँ पर कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है, वी कैन से टू एक्सप्लॉइट फार्मर्स, यहाँ फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करा गया टू प्रोड्यूस मोर कैश क्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट एक्सेट्रा, ओके। इन तरीके की, मतलब इस तरीके की क्रॉप्स को, कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करा गया, ओके। फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी करा गया, टू एक्सप्लॉइट एंड फोर्स फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर कैश क्रॉप्स। अब इससे क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे वो कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहे थे, कुछ अपनी चॉइस की वजह से, ज़रूरतों की वजह से, कुछ अपने मतलब बिना मर्जी या किसी प्रेशर की वजह से। तो इससे क्या हुआ, जो कैश क्रॉप्स है, जब एक्सेसिव वी कैन से वे में आप किसी भी कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हो तो उससे लैंड फर्टिलिटी एडवर्स भी इफेक्ट हो जाती है, और ऐसा देखने के लिए भी मिला। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ कि इतना ज़्यादा फोर्स करा कमर्शलाइज क्रॉप के कल्टीवेशन के रिगार्डिंग के जो रोज़मर्रा की, मतलब जो हम कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं, ऐसे तो ये हम कॉटन खा लेंगे, हम जूट खा लेंगे, एक्चुअल में क्या है, इसके लिए वीट हैं, राइस हैं, जो हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो ईटेबल्स होते हैं बेसिकली। तो एक्चुअल में क्या है, उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो ऑक्यूपाई हो रही थी, यूज़ हो रही थी कैश क्रॉप्स के लिए। तो फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गई कि वो खाने पीने का कोई कमोडिटी उनके पास नहीं थी, और वो क्या कर रहे थे, लेकिन ज़रूरत तो इंसान खाएगा तो उसके लिए क्या कर रहे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक प्लानफुल मैनर में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा था जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ताकि हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से वो बर्बाद कर दें। तो अब जब कैश क्रॉप्स होगा, भाई लैंड ही तो है जो एक लिमिटेड फॉर्म में थी, अब उसको आप
या तो आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए यूज़ कर लो या कमर्शलाइज फार्मिंग के लिए, लेकिन ब्रिटिशर ने तो ऐसे फोर्स करा कि हम कमर्शलाइज फार्मिंग करने के लिए मजबूर हो गए हमारे फार्मर्स। इसकी वजह से जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की कमोडिटीज़ हैं, जो ईटेबल्स होती हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स में आती हैं, तो एक्चुअल में क्या है, उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम हो गया। लेकिन डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरत थी चीज़ों को खरीदने की, तो एक्सपोर्ट करा गया, और एक्सपोर्ट में काफ़ी हैवी चार्जेस, इंपोर्ट करा गया, और इंपोर्ट में काफ़ी जो चार्जेस थे वो हैवी कर रखे थे गवर्नमेंट ने, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी बना रखी थी। तो इस तरीके से जो हमारा एक्चुअल में एग्रीकल्चर सेक्टर है, कमर्शलाइजेशन की वजह से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन पर पड़ा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट और क्या फैक्टर्स है, तो वी कैन कंसीडर लेस प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और इस प्रोडक्टिविटी के कम होने के भी पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्यों इतना कम था, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड थी उस टाइम पर, 70 to 75% जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो मतलब 1/3 अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। लेकिन उस इंगेजमेंट से एक बहुत ही ज़्यादा वी कैन से अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि जीडीपी और प्रोडक्टिविटी लेवल जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो काफ़ी कम था। अगर हम बात करें जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन था वो क्यों कम था एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो उसके बहुत ही बेसिक रीज़न है कि टेक्निकल कोई सपोर्ट नहीं थी। जो फार्मर्स हैं, दे डोंट हैव एनी इरीगेशन फैसिलिटी, उनके पास कोई टेरेसिंग फैसिलिटी नहीं थी, मतलब कोई मशीन्स वगैरह नहीं थी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए कोई अच्छी वैरायटी सीड्स नहीं थी, सीड्स की वैरायटीज़ नहीं थी उनके पास, जिससे वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। इसके अलावा जनरली हम बात कर सकते हैं किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होने लगी। तो अगर हम कम प्रोडक्टिविटी की बात करें, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो उसकी रीज़न क्या है? टेक्निकल बैकवर्डनेस, टेक्नोलॉजिकल काफ़ी बैकवर्डनेस थी इकॉनमी के अंदर। देयर वाज नो इरिगेशन फैसिलिटी एट दैट टाइम, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, मशीनरीज नहीं थे, ओके, ना ही कोई HYV सीड्स का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा नो टेक्निकल सपोर्ट। अच्छा, टेक्निकल बैकवर्डनेस कुछ ऐसा भी था कि ड्यू टू लैक ऑफ फंड द फार्मर्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट टेक्नोलॉजी, जो भी थी एट दैट टाइम वो उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी वो भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। हालांकि दे जनरली फोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कैश क्रॉप्स, एंड बिकॉज ऑफ द वी कैन से एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैड बिकम वी कैन से वेरी बैड, बैरन लैंड हो चुकी थी। सो द गवर्नमेंट कैन मेक सम एफर्ट, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कर सकती थी कुछ एफर्ट टू कन्वर्ट द बैरन लैंड इनटू प्रोडक्टिव वन, लेकिन वो नहीं कर रही थी, बिकॉज वो तो चाह ये रहे थे कि जब तक हम इस इकॉनमी का इस्तेमाल कर लें, जितना फ़ायदा हम ले सकते हैं बिना कुछ खर्च करें उतना लें, फिर इसके बाद जनरली क्या इनको रिहा कर दें। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो हालांकि अब आप कहोगे मैम क्या बोल रहे हैं, इतना स्ट्रगल के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा था। तो एक्चुअल में क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड बैटल के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन अगर हम बात करें उस आज़ादी के बाद जो हमारी इकॉनमी थी उसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक हम कोई कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही वेल्दी पर्सन है, ठीक है, वो रास्ते से जा रहा है और रास्ते में कुछ डाकू मिल गए, उन्होंने मतलब क्या करा, उसके ऊपर रिवॉल्वर रखी, हैंड सब सारा सामान निकालो, ठीक है, उससे सारा जो भी पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो सब ले ली उससे। अब क्या करा, फिर कहा जाओ भाई तुम रिहा हो, तुम जा सकते हो। तो मतलब उसका सारा का सारा जो पैसा था, सारे के सारे उसके जो प्रीशियस आइटम्स थे वो तो ले लिए गए, फिर उसको रिहा कर दिया गया। ऐसे ही हमारी इकॉनमी के साथ था। तो उन्होंने हर वो चीज़ इंट्रोड्यूस करी, हर वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, हर एक वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, हर एक वो सिस्टम इंप्लीमेंट करा जिसका इस्तेमाल करके वो जितना भी फ़ायदा ले सकते हैं वो ड्राइव कर लें। ओके, अगर उसके बाद सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी तो उन्हें कौन सा यहाँ रहना था। वो तो फ़ायदा करके मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड करके अपनी इकॉनमीज़ को उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी थी। तो चलिए, सो नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं थी, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। इसके अलावा हम बात करें स्टूडेंट, अगर और कुछ फैक्टर्स की बात करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में और क्या मेन रीज़न थे, तो हम बात कर सकते हैं स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट।
फार्मर्स के बाद बेचारों के पास कुछ पैसे की बड़ी कमी थी। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। लेकिन जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास पैसा ही नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बात करें, एक फैक्टर प्रोडक्शन में आता है कैपिटल, तो एक कैपिटल की काफ़ी कमी थी, स्कार्सिटी थी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, कि अगर उन्हें मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है या एक क्रॉप अगर उनकी डैमेज हो गई तो उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, या थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपनी जो एग्जिस्टिंग उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी, उनके पीस ऑफ लैंड की, उसको इंप्रूव कर सके। तो ऐसा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था, पैसे की बड़ी कमी थी। अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई तो उससे जो फसल का नुकसान है वो उस लॉस को बियर नहीं कर पाते थे, सुसाइड कमिट कर लेते थे। हालांकि ये चीज़ें 21वीं सेंचुरी के अंदर भी होती हैं, ओके। अभी भी इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं इतनी बैकवर्डनेस है कुछ एरियाज़ में, या इतनी ज़्यादा हेल्पलेस है हमारे फार्मर्स, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है फाइनेंशियल। तो उस टाइम पर भी ऐसा था, और आज के टाइम में बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा होता है। तो जैसे अगर या फिर सूखा पड़ गया, ड्रॉट है, तो उसकी वजह से फसल आपकी बिल्कुल ख़राब हो गई सूखा पड़ने की वजह से, तो वो नेक्स्ट ईयर में उन अपने हालात को इम्प्रूव नहीं कर पाते थे, उस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास फिर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जो फार्मर्स हैं उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, और इंस्टीट्यूशन नहीं थे उस टाइम पर ऐसे, मतलब जो ब्रिटिश रूल था वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। बैंकिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या था, उन्होंने फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस नहीं करा था, या बेनिफिट मिले ऐसे कोई इंटेंशन उनकी नहीं थी। और लोगों के पास अपना जो पैसा था, अपनी जो सेविंग्स थी, जो भी उनके पास पैसा था, वो तो पहले ही एक्सेसिव जो रेंट चार्ज करते थे ज़मींदार, और अलग अलग तरीके से जो पैसा लिया जाता था लोगों से कि आपके पास तो खुद आपकी इकॉनमी के अंदर जो सामान नहीं है आपको ख़रीदना पड़ेगा दूसरी इकॉनमी से, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इससे सारा का सारा जो पैसा था लोगों का वो इन्हीं सारी चक्करों में ख़त्म हो गया। इसकी वजह से जो पैसा उनके पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग भी नहीं। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी पैसे कमाने का जो सोर्स हमारे पास होता है, जब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप उसमें पैसा नहीं लगाओगे, तो आप उससे पैसा कमाने की उम्मीद नहीं रख सकते। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स की ही एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है दैट मनी मिक्स मनी मोर, पैसा ही पैसे को बढ़ाता है। तो एट दैट टाइम जो फार्मर्स थे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, उनके पास पैसा ही नहीं था बाकी पैसा कमाने के लिए। तो ये मेन डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे, डिफरेंट फैक्टर्स थे, जिनकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके हालात बहुत ज़्यादा वी कैन से बेकार थी, बहुत ज़्यादा बैड शेप में था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर, ओके। तो ये फैक्टर ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं, जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात करें हम, या अगर हम बात करें जो भी वी कैन से स्कार्सिटी है इन्वेस्टमेंट में, या अगर हम बात करें प्रोडक्टिव कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, तो उसको हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो जैसे मैंने 4 पॉइंट यहाँ आपको बताए स्टूडेंट, दैट इज़ फर्स्ट एल स्टैंड फॉर लैंड सेटलमेंट सिस्टम, देन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कैसे शॉर्ट फॉर्म हुई, तो आप इसको याद रख सकते हो, लेस कॉन्फिडेंस लेस सपोर्ट, ओके। तो एक्चुअल में जो हमारे फार्मर्स कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको किसी और की सपोर्ट मिलती है। तो किसी की सपोर्ट नहीं थी, इसके लिए उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था, लेस कॉन्फिडेंस लेस सपोर्ट। इससे आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकवर्डनेस और इंडिपेंडेंस के टाइम पर थी, इसको याद रखते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स नहीं हैं जो आपको याद करने में मुश्किल हो, बट देन ऑल्सो क्योंकि अभी तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ रहे हो हर एक टॉपिक, लेकिन जब आप क्यूमुलेटिव फॉर्म में, समर फॉर्म में सारी चीज़ें पढ़ लेते हो और जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो दैट पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म हेल्प्स अ लॉट, नॉट इन क्लियरिंग और गेटिंग गुड मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, बट आपको आगे भी हेल्प करती हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है स्टूडेंट, तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।